हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा विषय गणित की फुल फुल सिलेबस की वीडियो सीरीज, जिसमें हम सिलेबस वाइज टॉपिक पढ़ते जाएंगे। सिलेबस के अनुसार हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर कहिए, वो है सेट अर्थात समुच्चय। पूरा टॉपिक ये पूरा कवर करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे पढ़ेंगे हम। उसके एक एक डेफिनेशन को एक एक प्रॉब्लम एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे और फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। आज के इस टॉपिक का ये पहला वीडियो है, तो आप थंबनेल में देखेंगे हम नंबर 1 ऐसे लिख देंगे और जैसे ये वीडियो अपलोड होते जाएंगे तो वो क्रमांक 1 2 3 इस हिसाब से आगे बढ़ते जाएगा। और मेन हेडिंग जो आपको ये सेट दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं तो वो भी आपको चेंज होता हुआ रोज़ दिखेगा। तो आप डेली ये वीडियोस देखेंगे, आपको आपकी तैयारी होती जाएगी। इतना आप मान के चलिए। आप घर में प्रैक्टिस करना है, डाउट्स होगा तो आपको पूछना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेट या समुच्चय। और ये सारी डेफिनेशंस हम अभी देखेंगे, इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, ठीक है, वस्तुओं कहिए या अवयवों कहिए, किन्हीं भी चीज के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये वेल डिफाइंड क्या है, सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? सुपरिभाषित कहने का अर्थ ये है कि जिन वस्तुओं का या जिन अवयवों का आपने संग्रह तैयार किया हुआ है, उन सभी में एक खास कॉमन प्रॉपर्टी है। किसी खास बात की वजह से आपने उनको इकट्ठा किया है। जैसे मैं AEIOU लिखूं तो मैंने यहाँ पे जे क्यों नहीं लिख दिया? नहीं भाई, उनमें कुछ खास बात है। वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वर हैं, यानी वोवेल्स हैं, उनमें खास बात है। तो कुछ खास प्रॉपर्टी लिए हुए अगर आप एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं तो हम कहेंगे वेल डिफाइंड, अच्छे तरीके से परिभाषित करते हुए आपने उन एलिमेंट्स के कलेक्शन तैयार किया है। और किसी भी आपने कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स ले लिए जिसमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं है खास, अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे कि ये किनका समुच्चय है? जब हम बोलते हैं ना कि ये समुच्चय है तो बताना जरूरी हो जाता है किसका समुच्चय है, क्या चीज है उसमें, कौन सी प्रॉपर्टी लिए हुए हैं। जैसे मैं बोल दूं मैं ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं n लिख दूं, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, साफ साफ पता चल रहा है 1 2 3 4 5 आएगा इसमें। कोई मुझे बोलेगा सर यहाँ 5/7 आएगा क्या, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ भाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो एक खास गुण लिए हुए हैं, उनमें कोई एक प्रॉपर्टी है कि वो सब के सब कैसे हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कोई दूसरा थोड़ी आ जाएगा उसमें, जो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा वो उसमें उस सेट में शामिल नहीं होगा। अर्थात मतलब कोई एलिमेंट अगर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो सेट में शामिल होने लायक है कि नहीं है, और अगर आप साफ साफ बता पा रहे हो कि हाँ ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, साफ साफ बता पा रहे हो, तो वो आप इसीलिए बता पा रहे हो क्योंकि वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड, उसमें कौन से गुण है पहले आप चेक करोगे, फिर आप चेक करोगे जिस एलिमेंट की बात की जा रही है वो उन्हीं गुणों को रखता है कि नहीं रखता है। अगर रखता है तो उसमें शामिल करने लायक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको नहीं बोलेंगे, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा भाई। अब मैं बोल दूं किसी कक्षा में होनहार छात्रों का समुच्चय, तो वास्तव में समुच्चय है कि नहीं है? मुझे कहना चाहिए किसी कक्षा में होनहार छात्रों का संग्रह एक समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो देखो, संग्रह तो हमने तैयार कर लिया, वो भी किन का? होनहार छात्रों का। तो मन में आपके एक प्रश्न उठना चाहिए कि क्या ये संग्रह वेल डिफाइंड अर्थात सुपरिभाषित है कि नहीं है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, अर्थात यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आपने किनका संग्रह लिया है? होनहार छात्रों का। हो सकता है कोई पढ़ाई में होनहार हो, तो हो सकता है वो दूसरी चीज में होनहार न हो सकता है कोई खेल में होनहार हो, पढ़ाई में ना हो। होनहार तो आदमी किसी भी चीज में हो सकता है। मेरे लिए ये होनहार सबसे ज्यादा है तो आपके लिए वो होनहार सबसे ज्यादा होगा।
आप बोलोगे नहीं इसके पढ़ने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो किसी के लिए कोई दूसरा फेवरेट होगा। तो ये होनहार वाला जो शब्द है वो कोई निश्चित आंकड़े पे बैठता ही नहीं है। हर किसी के लिए ज़्यादा, हर किसी के होनहार छात्र अलग अलग हो सकते हैं, पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। कोई सिंगिंग अच्छा करता है उसमें होनहार है, हो सकता है वो पढ़ाई में कमजोर हो। तो कुछ वेल डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। अब मैं बोल दूं भारत के प्रसिद्ध लेखकों का संग्रह है, तो प्रसिद्ध लेखक किस हिसाब से प्रसिद्ध है? कोई अपने क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है, कोई भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है। मैं उसका नाम ज्यादा सुना हूं, मैं उसका नाम नहीं सुना हूं, तो मेरे लिए वो प्रसिद्ध हो जाएगा, वो नहीं होगा। किसी ने उसका नाम ज्यादा सुन रखा है, उसका नाम से नहीं सुन रखा है, तो इसका कोई प्रसिद्धि नापने का भी कोई पैमाना आंकड़ा नहीं है हमारे पास, तो ये भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सुपरिभाषित संग्रह किसको कहा जा रहा है। साफ साफ पता चले कि हाँ ये निश्चित गुण है, तो और किसी एलिमेंट या किसी अवयव को उसमें शामिल किया जा सकता है कि नहीं कह सकते। अगर इस बात का पता अगर आप साफ साफ लगा पाए तो समझ लीजिए कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अब समुच्चय को किस तरीके से अपन व्यक्त करते हैं? कैपिटल लेटर से आप इसको व्यक्त करेंगे, ए या बी या सी या डी या एक्स या वाई या जेड, कैपिटल लेटर से हम सेट को व्यक्त करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। जैसे स्मॉल ए नाम का कोई एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब सदस्य उस या अवयव, और अगर वो इस सेट में शामिल है, इस समुच्चय इस संग्रह में अगर वो शामिल है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, और शामिल नहीं है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। शामिल है तो ए बिलोंग्स टू ए, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और अब सेट को निरूपित करने की विधियां, निरूपण किस तरीके से करते हैं, सेट को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो दो प्रकार से करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, या इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, या सारणी विधि आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बाकायदा हम पृथक पृथक अलग अलग लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना हो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है इसमें 1 से लेकर 5 तक, ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या सारणी विधि, जिसमें हम एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा हो तो बीच में डैश डैश, जैसे मेरे को 1 से लेकर 100 तक के लिखना हो तो मैं 1 से लेकर 100 तक के ना लिख करके ये ऐसे करके फिर 100 कर दूंगा, तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसी तरीके का पैटर्न में चला है 100 तक के। तो ऐसे एंड सो ऑन करके 100, यानी कि इस तरीके से चल रहा है। तो ये हुआ टेबुलर फॉर्म, आप पृथक पृथक अवयवों को इस तरीके से लिखते हैं सारणी के रूप में, या लिस्टिंग करते हैं आप एलिमेंट्स की, आप यूं कहिए आप लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। तो ये कौन सा नियम हुआ, ये मतलब कौन निरूपण का ये विधि का ये पहला प्रकार है, रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सारणी विधि, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स को लिखा जाता है। दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, ये सारणी विधि, ये समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि उस समुच्चय के सारे एलिमेंट्स के पास कौन सी एक कॉमन खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को मान लो पी एक्स, एक्स क्या है, एलिमेंट, ठीक है। और ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबके पास है, हम जैसे मान लो मेरे को सेट ए को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू, इसमें एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, किस किस का नाम रखोगे, तो आप एक्स कह दो। लेकिन वो x जो a में शामिल है वो ऐसे ही शामिल नहीं हुआ है, उन सभी एलिमेंट्स के पास एक खास प्रॉपर्टी है। तो सच, ये डबल बिंदी को बोलते हैं सच दैट मतलब इस प्रकार की, यानी a में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ये प्रॉपर्टी को रखते हैं, होल्ड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इसी सेट को, जो कि अभी टेबुलर फॉर्म में लिखा है, अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो ध्यान से गौर से देखो, लोग कौन है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है, कहां से कहां तक है, 100 तक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं सर, ठीक है, इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्या तो x बिलोंग्स टू n कह देता हूं मैं, और वो कहां से कहां तक है, तो वो 1 से लेकर के 100 तक है, यानी ये देखो ये 1 से लेकर के 100 तक है, तो उसमें 1 भी शामिल है इसलिए लेस देन और इक्वल टू, और 100 भी शामिल है इसलिए लेस देन और इक्वल टू, और बीच के नंबर तो हैं ही शामिल, सीधी सी बात है। x सच दैट लगाना भूल गए हम, सॉरी, सच दैट मतलब इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका नाम हम x दे दिए, x कौन है, ये वो x है, ये सब लोग x बोल दिए उसको,
मतलब x बोलने का मतलब ये है कि अगर x नेचुरल नंबर है, चाहे कोई x का वैल्यू जो समझना है समझो, बस ये खासियत होनी चाहिए उसके पास, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 से 100 तक के बीच की कोई भी होनी चाहिए, वो इस सेट में आएगा। यानी इस सेट में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 100 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो ये आए भी हुए हैं। तो इसमें वो एलिमेंट रहेंगे जो नेचुरल नंबर हैं और जो 1 से 100 तक के कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताइए। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे मुझे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, e is equals to x such that x equal to n और n belongs to z। इसका अर्थ क्या है सर? ये अच्छा बताओ पहले, ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण के रूप में, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा हुआ है। ये कैसे? इसमें हम एलिमेंट्स की अलग अलग लिस्टिंग नहीं की है, अलग अलग उसको डिटेल में नहीं लिखे हैं, हम गुण के आधार पर उसको बता रहे हैं कि ई में कौन कौन होंगे, ई में ऐसे अवयव आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि 2n के बराबर रहेंगे। अब 2n में n क्या है सर? तो n है, n बिलोंग्स टू z बोलने का, और ये z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। संख्याओं वाले जो समुच्चय होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है। मतलब n बिलोंग्स टू z, मतलब n क्या है? n एक पूर्णांक है, वो n को यहाँ रखना है, 2 से गुणा करोगे तो सम संख्या बन जाएगा और वही e का मेंबर कहलाएगा। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो e में कौन से सदस्य आएंगे? सम संख्याएं, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक आएंगे। सम क्यों? क्यों? क्योंकि x कैसे तैयार होता है, आप खुद देखो, x कैसे तैयार होता है? 2n से। n क्या है? पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक में आप 2 का गुणा करोगे तो सम पूर्णांक बनेगा। यानी इसमें कौन कौन आता है सर? 0 आएगा, ठीक है, 0 सम पूर्णांक होते हैं, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये सब सम पूर्णांक आएंगे। अब बोलोगे सर माइनस वाला आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। n बिलोंग्स टू जेड बोलने का मतलब n क्या है? कोई भी पूर्णांक हो सकता है, माइनस वाला पूर्णांक भी हो सकता है, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है वो। तो n की जगह अगर आप -1 -2 रखोगे तो यहाँ पे माइनस भी मिलेगा, अर्थात दोनों आएंगे इसमें, +-2 +-4 +-6 ये सब आएगा। ये कौन सा हुआ इसका? अब बताओ, यही इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसका हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हम हर डेफिनेशन बाकायदा एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो रोस्टर फॉर्म में डिटेल में लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को x मानते हुए उस एलिमेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी है जो वो रखते हैं एलिमेंट्स, हम उनको लिख देते हैं। तो पी एक्स होल्ड्स, होल्ड्स मतलब वो प्रॉपर्टी उन लोग रखते हैं, अपने स्वयं में वो प्रॉपर्टी वो रखते हैं, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ये हो गया, आप देख लो, कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब समुच्चय के प्रकार हम देखते हैं, फटाफट इन समुच्चयों के प्रकारों को देखते हैं। हम डेफिनेशंस में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हमको केवल जानना है डेफिनेशन के बारे में, हम उसके एग्जाम्पल्स में समय लगाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में समय लगाएंगे। परीक्षा में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा समय, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस आप बने रहिए, देखते रहिए। सबसे पहले रिक्त समुच्चय, नाम से स्पष्ट है, अर्थात नल सेट। ठीक है, आप में से अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हो तो भी घबराइएगा नहीं, पूरा आपको इंग्लिश में हम बोल बोल के बताएंगे। नल सेट, या इसको बोलते हैं अपन एम्प्टी सेट, या इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। ठीक है, तो आप शब्द से ही इसका डेफिनेशन समझ गए होंगे, नाम से समझ गए होंगे। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, एक भी अवयव नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन नल सेट। इसको अपन फाई से डिनोट करते हैं, और या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से इसको अपन डिनोट करते हैं। बीच में कुछ नहीं रहेगा ना, कुछ भी नहीं रहेगा बीच में। इसका मतलब हमने ऐसा देखो ब्रैकेट बनाया है ताकि अंदर कोई एलिमेंट हो, लेकिन कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये नल सेट है, ये इस तरीके से इसका सिंबल रहता है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो x एक सेट है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर हैं, जो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर हैं? जो 3 और 4 के बीच है। अब बताओ 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता।
नेचुरल नंबर तो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 3 के बाद अगला नेचुरल नंबर सीधे 4 आता है। 3 और 4 के बीच में जो संख्याएं होती है 3.1, 2, 3, 4 कुछ भी होता है, वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या हो सकती हैं, अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, मगर 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। 3 एक नेचुरल नंबर है, उसके बाद अगला नेचुरल नंबर सीधे खुद 4 है, उसके बाद अगला नेचुरल नंबर कौन है, 5 है। तो प्राकृतिक संख्या इस तरीके से होती हैं। इसका अर्थ ये है कि इसमें कोई मेंबर नहीं आएगा, एक्स यहाँ पे 5 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और प्रश्न, एक और उदाहरण मैं लेता हूँ। मान लो कोई सेट है एक्स, उसमें एलिमेंट है एक्स। देखो इसको पढ़ते कैसे, a is equals to x such that x belongs to R and x square plus 1 is equals to 0। x belongs to R मतलब R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, और कैसी प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्स के पास, जिसके स्क्वायर करके प्लस 1 करने पर 0 आ जाए। अब आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या जिसका वर्ग करके अगर उसमें आप 1 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्या करें क्या करें, इसी को सॉल्व करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। तो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। फिर वो स्क्वायर हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट करोगे, तो रूट ओवर -1 आया है। ठीक है, प्लस -1 आ जाएगा, बोले चलो ये क्या है, ये i है। इसको स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 साइन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आता है तो वो काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती। मतलब x क्या है, वह वास्तविक संख्या नहीं है, कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई रियल नंबर वास्तव में है ही नहीं जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में x क्या होता है, स्क्वायर रूट -1, जिसको आयोटा अर्थात i कहा जाता है, और i एक काल्पनिक संख्या है। x क्या प्राप्त होना था हमको, अगर x वास्तविक संख्या प्राप्त होता तो कुछ बात होती, तो x तो हमको काल्पनिक संख्या मिल रहा है, इसलिए ऐसे सेट में भी कोई मेंबर नहीं आएगा। a इक्वल्स टू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 5 ही लिख सकते हो। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है तो बता दीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो नल सेट आप समझ गए, जिसमें कोई भी अवयव नहीं रहता। अब देखिए, अब आता है आपका एकल समुच्चय। एकल समुच्चय या इसको हम इकाई समुच्चय भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेट, या इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, एकल। एकल मतलब एकमात्र या इकाई। तो ऐसा सेट जिसमें एकमात्र अवयव हो, जैसे देखो ये एकमात्र अवयव, इसी को बोलते हैं अपन यूनिट सेट या एकल समुच्चय। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो B एक ऐसा सेट है जो ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तथा जो 6 और 4 के बीच में, कौन कौन आएगा बताओ, यहाँ पे कौन आएगा बताओ। 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में, यूं या यूं कहिए कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर है, जो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ मेरे को जो 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। एकमात्र एलिमेंट है और वो है 5। एकमात्र एलिमेंट प्राप्त हो, अर्थात बी भी सिंगलटन सेट है, यानी यूनिट सेट है, एकल समुच्चय है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगला देखते हैं, फाइनाइट सेट। आज हम क्या देख रहे हैं, समुच्चय के प्रकार, उनके एग्जाम्पल देख रहे हैं। जब ये प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो एग्जाम्पल्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं तीसरा जो है, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय, अर्थात फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से स्पष्ट है, फाइनाइट मतलब परिमित, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसको परिमित समुच्चय कहेंगे, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो तो उसको अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे आप देखेंगे a इज इक्वल टू, में लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना शून्य हुआ, 4 2 6, 50 लाख। ऐसे करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़।
एक से लेकर के कहाँ तक के इसमें एलिमेंट, 5 करोड़ तक के। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सेट परिमित है कि अपरिमित है, तो आप अपरिमित नहीं कहना। इसमें कितने अवयव हैं, एक से लेकर शुरू है, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, तो जहां तक जा रही है एक से शुरू ही है, तो इसका मतलब है जहां तक जा रही है समझ जाओ इसमें वही उतने ही अवयव हैं, क्योंकि ये तो गिनती है। तो ये कहां तक जा रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ तक जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने अवयव हैं, 5 करोड़ अवयव है। 5 करोड़ मतलब समझ तो आ रहा है ना, 5 करोड़ मतलब एक निश्चित आंकड़ा है हमारे पास, इसलिए परिमित समुच्चय कहलाएगा। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों का कोई और छोर यानी कि अनंत अवयव हो, ठीक है। जैसे कि आकाश में तारों का समुच्चय एक अनंत समुच्चय है, ठीक है। बारिश बारिश में पानी की बूंदें अनंत समुच्चय है। और किसी रेखा में बिंदुओं का समुच्चय, किसी रेखा में कितने बिंदु बना सकते हो आप बताओ, कितने बिंदु बना सकते हो, इस बाजू में और बन गए, और बन गए, तो अनंत बिंदु बना सकते हैं। इसलिए किसी रेखा में, किसी समतल में बिंदुओं का समुच्चय भी एक क्या होगा, अनंत समुच्चय होगा, यानी कि अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है। परिमित समुच्चय में परिमित फाइनाइट अवयवों की संख्या निश्चित सीमित होगी, अपरिमित में अवयवों की संख्या अनंत होगी, अनिश्चित होगी, अपरिमित होगी, बहुत, जिसको आप ना मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है, उतनी होगी। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट से भी आपको सेट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम में आने लायक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप बताइएगा कि उसमें से कौन सा फाइनाइट सेट है या और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शंस डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट कौन सा आपको बताना है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट कौन सा आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऐसे बिंदुओं का कलेक्शन जिनके वर्गों का योग, देखो बिंदु क्यों बोला मैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हूं मैं, तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, जिनके वर्गों का योग लेस देन और इक्वल टू 1 हो, साथ ही ये हो एक्स प्लस वाई से भी छोटे। देखो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहां एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर। परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप एक बार ध्यान रख लें, आपके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहेंगे, थोड़े कठिन रहेंगे, तो हमको ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन सब लिखते जा रहा हूँ। धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का, कठिन से कठिन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको बताना है, ठीक है। आप बोलोगे सेम सेम तो लग रहा है सर, नहीं, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड है। ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा बहुत। तीसरा है आपके पास एक्स वाई का पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर वाई से छोटा है लेकिन वाई मॉड एक्स से छोटा है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, और ये एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू जेड। और चौथा ऑप्शन है आपके पास एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। चलिए अब दिमाग लगाइए कि इनमें से कौन कौन सा फाइनाइट है और कौन कौन सा इनफाइनाइट है, जरा दिमाग लगाइए और हमको बताइए। सोचिए सोचिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि गौर से देखो, यहाँ पे भी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड है, मगर यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, आर है। अब हम एक काम करते हैं, इन तीन ऑप्शंस के बारे में पहले बात करते हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, x और y की वैल्यू आप अपने मन से ऐसी कुछ चुनो कि उनके वर्गों का योग 1 1 से कम हो,
और x प्लस जो x और y की वैल्यू आप जो चुनोगे उसको यहाँ पे रखने पर वो 1 से बड़ा भी हो, आपको ऐसे दिमाग लगाना है। आपको x और y की वैल्यू ऐसी चुननी है कि उनके वर्गों का योग 1 से छोटा या बराबर हो, लेकिन साथ ही उन दोनों संख्याओं जो आपने चुनी है उनका योग 1 से बड़ा या बराबर हो। वर्गों का योग 1 से छोटा या बराबर, लेकिन खुद उन संख्याओं का योग 1 से बड़ा या बराबर हो। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आप दिमाग लगाइए। ऑप्शंस क्या मतलब क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अगर मैं x की जगह मान लो 1 लेता हूँ और y की जगह 0 लेता हूँ, मतलब 1 0 का पेड़ लेता हूँ, या x और y की वैल्यू रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मतलब 1, और 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम। एक फिर दो ऑप्शन है ना, छोटा या तो ये छोटा मिले या तो बराबर मिले 1 के, तो 1 के 1 बराबर मिल रहा है। और ये x प्लस वाई मतलब दोनों जोड़ो 1 प्लस 1, तो ये सही है, सही साबित हो रहा है। मतलब 1 0 इस सेट में शामिल होगा। x और y की जगह 1 0 रखने पे ये जो हमारे पास प्रतिबंध है वो संतुष्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई दूसरा चीज सोचो, दूसरा चीज सोचो। अगर मैं यहाँ पर 0 1 रखूं तो क्या होगा? 0 1 x की जगह 0 और y की जगह 1 रखूं तो भी मुझे सेम पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला भी इस सेट में शामिल होने लायक है। तीसरा ऑप्शंस सोचो क्या हो सकता है। तीसरा ऑप्शंस दिमाग लगाओ, तीसरा ऑप्शंस क्या हो सकता है? और कोई ऑप्शन आपके माइंड में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर है कि और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई का अगर आप कोई ऐसा मान चुनते हैं तो या तो ये गड़बड़ाएगा या तो ये अगर इन दोनों के अलावा अगर आप कोई और दिमाग लगाते हो तो, क्योंकि देखो ना, वर्गों का योग 1 से छोटा या बराबर होना है, लेकिन खुद उन संख्याओं का योग 1 से बड़ा या बराबर होना है। इन दोनों के अलावा और कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो कितने दो एलिमेंट हुए इसमें, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। इनफाइनाइट की बात चल रही थी, ये इनफाइनाइट नहीं है। दूसरा देखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। क्या क्या आ सकता है इसमें बताइए, दिमाग लगाओ। एक्स और वाई की जगह क्या क्या चुनोगे ताकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वाई हो और ये वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स हो। जैसे मान लो मैं 1 0 सोचता हूँ, ठीक है, 1 0 सोचता हूँ तो क्या होगा बताओ। रखो यहाँ पे 1 0, तो ये 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये गलत बात है, 1 0 आ ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि एक्स की जगह 1 रखूंगा और वाई की जगह 0 जाएगा, तो 1 थोड़ी ना 0 से छोटा या बराबर होता है, तो 1 0 तो नहीं आएगा। 0 1 रख के देखो, 0 1, ये सब आपको फास्ट सोचना है ना। 0 1 रख के देखोगे तो 0, यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू संतुष्ट कर रहा है, फिर लेस देन इक्वल टू क्या हो रहा है ये मॉड एक्स मतलब कि मॉड 0, तो ये फिर गड़बड़ा गया। 1 छोटा नहीं होता 0 से, 0 1 भी नहीं आएगा। अब क्या रख के देखोगे सर? अब एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, 1 1 1 1 रख के देखो तो 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा और ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। 1 1 संतुष्ट कर रहा है, साथ ही साथ इसको संतुष्ट कर रहा है -1 1 भी इसको संतुष्ट कर रहा है। आप देख लो, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू वाई की जगह हमने 1 चुना है वो भी लिख लो। मॉड एक्स मतलब फिर से -1 का मॉड, तो -1 का मॉड क्या होता है +1, फिर से संतुष्ट हो रहा है। तो दो ही निर्देशांक इसको संतुष्ट कर रहे हैं, 1 1 और -1 1। ठीक है, और कोई इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। और एक और संतुष्ट कर रहा है, एक और है 0 0, करेक्ट 0 0। अगर आप x और y की जगह 0 0 रखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही है। ठीक है, ये 1 और -1 दोनों में संतुष्ट क्यों रहा है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर में -1 या चाहे 1 रखोगे आपको 1 ही मिलेगा, और मॉड एक्स वाले में 1 या -1 रखोगे आपको 1 ही मिलेगा। तो इसलिए 1 1 का पेयर और -1 1 का पेयर भी इसको संतुष्ट कर रहा है, 0 0 का पेयर भी संतुष्ट कर रहा है। तीन ही एलिमेंट मिले, परिमित संख्या में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये भी फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, और अगर आप सोचे कि सर आप x का वैल्यू बटा वाला क्यों नहीं रख रहे हो, तो भैया बटा वाला फिर वो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। हमको x और y किस में से लेना है, x में बिलोंग्स टू z बोला मतलब पूर्णांक में से लेना है। तो दो ऑप्शन तो यही कट गए। तीसरे ऑप्शन में क्या है, x और y के वर्गों का योग कितना है 1 है। दो ही ऑप्शन हो सकता है, 1 0 और 0 1, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दोनों जगह 1 नहीं रख सकते, 1 1 2 हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये दोनों जगह 0 भी नहीं रख सकते, तो भी गड़बड़ा जाएगा। एक की जगह 1 और एक की जगह -1 वो भी नहीं रख सकते, क्योंकि -1 भी रखोगे तो वर्ग करके +1 हो जाएगा, एक और एक 2 आ जाएगा।
तो इसमें भी दो ही एलिमेंट आएंगे, अर्थात ये भी क्या है, फाइनाइट है। तो ये भी इनफाइनाइट नहीं है, तो बचा कौन फिर, वो वाला। और वो इनफाइनाइट क्यों है वो भी सुनो। क्योंकि आप गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, और लेस देन इक्वल टू 1 मतलब त्रिज्या 1 के अंदर का हिस्सा, यानी वृत्त का आंतरिक भाग ये निरूपित करता है। ठीक है, लेकिन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक से बड़ा है ना ये, यानी एक ऐसी सरल रेखा को निरूपित करता है जो कि सरल रेखा के ऊपर वाले हिस्से को निरूपित करता है ना। ध्यान से देखिएगा, जो दोनों अक्षों से 1 1 का अंतःखंड काटती है, ये इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा, अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो ये ऐसा 1 0 और -1, सॉरी 1 0 और 0 1 इसके निर्देशांक होंगे इन बिंदुओं के, और ये रेखा 1 0 और 0 1 से होकर जाएगी, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू उस तरफ लगा है, मतलब रेखा के ऊपर वाला हिस्सा। देखो अगर इतने हिस्से को देखोगे ना आप, तो क्या नजर आ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी या बराबर है। बड़ी, बड़े मानों को देखना है, बड़े मानों के लिए ऊपर देखिए, छोटा होता तो नीचे देखना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि ये वाली चीज 1 से छोटी है, समझ जाओ। हमको वृत्त के अंदर का हिस्सा देखना है, ठीक है, वृत्त का आंतरिक भाग देखना है। लेकिन आंतरिक भाग में भी कौन सा आंतरिक भाग देखना है, ऐसा आंतरिक भाग देखना है जो कि इस रेखा के क्या हो, ऊपर वाला हो। यानी कि मैं फिर से फोटो बनाकर आपको अच्छे से समझाता हूँ, चिंता मत करो, मेरे को ये वाला आता है, ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वृत्त बनाओ आप 0 0 से केंद्र रखने वाला, 0 0 केंद्र रखने वाला, और त्रिज्या 1 वाला एक वृत्त बनाओ, और लेस देन इक्वल्स टू मतलब सारे अंदर के बिंदु, ठीक है, सारे अंदर के बिंदु आ गए। अब इसका मतलब क्या होता है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये ऐसी रेखा की बात कर रहा है, रेखा के उस हिस्से की बात कर रहा है जो कि 1 1 1 0 और 0 1, यानी कि दोनों अक्षों पे एक एक लंबाई का अंतःखंड काटती है, और x प्लस वाई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसका मतलब रेखा के ऊपर वाले हिस्से, क्योंकि लो ना आप नीचे कोई भी, अगर बोला कि सर ऊपर वाला हिस्सा क्यों ले रहे हो, नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे हो, नीचे वाला अगर आप कोई भी हिस्सा लोगे, कोई भी बिंदु लोगे, x और y का मान यहाँ रखोगे, तो क्या वो 1 से बड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1 से छोटा ही मिलेगा। ये रेखा के ऊपरी हिस्से को व्यक्त करता है, ऊपरी हिस्से को, ठीक है। और आपको, आप देखो ना ऊपरी हिस्सा तो बहुत सारा है, ठीक है, और वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर और रेखा के ऊपर ये वाला हिस्सा हुआ, देखो ये वाला, रेखा के ऊपर लेकिन वृत्त के अंदर, रेखा के ऊपर जाना है लेकिन वृत्त के बाहर नहीं जाना है, वृत्त के अंदर आना है, तो ये वाला हिस्सा मिलेगा। और ये वाले हिस्से में कितने बिंदु होंगे, और भयंकर सारे हो जाएंगे। तो ये यही आपका अपरिमित समुच्चय है। तो चौथा वाला जो समुच्चय है वही अपरिमित समुच्चय है, और वही आपका आंसर है, ठीक है। रेखा के ऊपर देखना है लेकिन सर्कल के अंदर देखना है। सर्कल के अंदर इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है। रेखा के ऊपर इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ पे ये वाला चीज 1 से बड़ा या बराबर है। चर वाली चीज जब बड़ी होती है तो ऊपर का हिस्सा, चर एक्स और वाई को चर बोलते हैं, चरों वाला चीज संख्या से छोटा है मतलब नीचे वाला हिस्सा, चरों वाला चीज संख्या से बड़ा है मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो सर्कल के नीचे लेकिन रेखा के ऊपर, यानी ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा रेखा के ऊपर है लेकिन सर्कल के नीचे है, और इसमें कितने बिंदु आएंगे, भयानक सारे, अनंत बिंदु। तो इसलिए ये अपरिमित समुच्चय ये वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। और बाकी में हमने वैल्यूज रख के देखी कौन कौन से इसको संतुष्ट कर रही हैं, उन प्रतिबंधों को। तो ये परिमित और अपरिमित समुच्चय का उदाहरण था। अब देखेंगे आप समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या जब बराबर होती है तो हम समतुल्य समुच्चय उनको कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं ए लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, और एक्स की वैल्यू
1 से लेकर के 3 तक है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा बताओ? 1 2 3, सीधी सी बात है, 1 2 3 है ना, 1 से लेकर 3 तक है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो यही तो होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब दूसरा सेट मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ध्यान दीजिएगा बहुत मजा आ जाएगा, सच दैट x डिवाइड्स 6 एंड x डज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, x क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 को विभाजित करता है और स्वयं 6 के बराबर नहीं है। तो कौन होगा जो 6 को विभाजित करता है? कौन कौन विभाजित करते हैं? 6 को विभाजित करते हैं 1 2 3, 6 स्वयं भी 6 को विभाजित करता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया, x 6 नहीं है, तो बस यही आएगा। अरे ए में भी 1 2 3, बी में भी 1 2 3, तो ये दोनों सेट क्या है? आपस में समतुल्य हैं। देख लो, अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं, लेकिन हैं तो उनमें अवयव एक जैसे ना, तो ये समतुल्य कहलाएंगे, ठीक है। अब कुछ खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लिख दिया एक सेट 1 2 3, दूसरा सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 3। अब मैं पूछूंगा क्या दोनों सेट सेम है कि अलग अलग है? तो आप कहना सेम है, तो बोलोगे सर इसमें तो 3 2 बार है, इसमें एक बार है, कैसे सेम हो गए? तो समुच्चयों में अवयव रिपीट होने का कोई मतलब नहीं होता, अवयव रिपीट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को आप 2 बार लिखो चाहे 2 करोड़ बार लिख दो, वो यही सेट है। बार बार लिखने से एलिमेंट बढ़ नहीं जाते, या बार बार लिखने से उस एलिमेंट को वो सेट कुछ नया नहीं बन जाता, इसलिए इसको ध्यान रखना, ये दोनों सेम सेट है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। समतुल्य समुच्चय आपको समझ में आ गया। अब समान समुच्चय देखते हैं, समान समान समुच्चय, ठीक है। तो जिसमें अवयवों की संख्या समान होगी वो समान समुच्चय होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट समान समुच्चय जिसमें जैसे एक ये दिख रहा हूं मैं 1 2 4, बी क्या है 4 2 1, ये समान समुच्चय होंगे। आप बोलोगे कैसे समान समुच्चय? ये तो 1 2 4 है, तो 4 2 1 है। तो क्रम का भी कोई मतलब नहीं होता समुच्चय में, इस बात को भी आप ध्यान रखें। क्रम मतलब आप एलिमेंट्स को आगे पीछे करके कुछ भी लिख दें, ये दोनों सेम ही हैं, सेम सेट हैं ये दोनों, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि समुच्चय में अवयवों के क्रम से भी कोई वो नहीं है। तो क्रम से भी कोई मतलब नहीं रहता, क्रम आप आगे पीछे लिख सकते हो, समान समुच्चय कहलाएगा। अब अपन चलते हैं उप समुच्चय और अधिसमुच्चय में, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। उप समुच्चय यानी होता है सबसेट, और अधिसमुच्चय यानी होता है सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। अब ए मान लो कोई सेट है जिसमें मान लो 1 2 3 4 1 2 3 5, ठीक है। एक बात की बात, 4 एलिमेंट्स 1 2 3 5। बी मान लो एक ऐसा सेट जिसमें है 1 3 5। तो आप देख लो कि बी में जो जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी है कि नहीं? आप देख लो, अगर एक सेट के समस्त एलिमेंट्स, अगर किसी सेट के समस्त एलिमेंट्स आपको किसी दूसरे सेट में नजर आ रहे हैं, तो वो बेचारा जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ बी जो है वो ए का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में शामिल है। हो सकता है ए में कुछ और एक्स्ट्रा अवयव भी शामिल हो न हो, चलेगा, लेकिन बी के अगर सारे एलिमेंट्स ए में शामिल हैं तो बी ए का सबसेट कहलाएगा। और उसको इस तरीके से लिखते हैं, बी देखो, बी ए का सबसेट है, तो उसको अपन इतना लंबा ना लिखे, अगर गणितीय निरूपण गणितीय सिंबल के रूप में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सिंबल होता है इसको ऐसे। अब बोलोगे सर ये ऐसा क्यों, नीचे बराबर क्यों लगा है? इसका मतलब ये है कि बी ए का सबसेट है, इसका मतलब बी ए के, अगर ये ऐसा लगे ना मतलब इक्वल होने की भी गुंजाइश है, और अगर मैं इसको ऐसा काट दूं ना मतलब बी ए का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर बोलने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से बी के अवयव सारे के सारे ए में तो हैं, लेकिन ए में कुछ एक्स्ट्रा अवयव भी हैं, कम से कम एक एक्स्ट्रा अवयव भी ऐसा है जो बी में नहीं है, तब बी को ए का सुपर मतलब सॉरी प्रॉपर सबसेट बोलोगे, प्रॉपर सबसेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जेड क्या है?
पूर्णांकों का समुच्चय, जिसमें कौन कौन आएगा बताओ, 0 आएगा, 1 आएगा, तो -1 भी आएगा, तो 2 आएगा तो -2 भी आएगा, तो 3 आएगा तो -8 सब आता है। तो पूर्णांकों में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य सब रहेगा। अब बताओ n में जो जो दिख रहा है आपको, वो सब के सब z में भी दिख रहे हैं। देखो यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, लेकिन z में तो ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो n में नहीं है, यानी z साफ साफ पता चल रहा है कि n से बड़ा वाला है, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा भी है। n के जितने एलिमेंट्स है सारे के सारे वो तो z में शामिल है ही, एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा मतलब जो n में नहीं। तो ऐसी स्थिति में n z का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट को आप ऐसे लिखेंगे, नीचे वो इक्वल होने की गुंजाइश खत्म कर देंगे, या अगर आप उसको लिख भी रहे हैं तो उसको आप काट देंगे ऐसे करके, ठीक है। या आप ऐसे इक्वल नॉट करके भी ऐसे काट सकते हैं, नोटेशन से इसके अनेक पुस्तकों में अलग अलग लिखते हैं। ये देखो ऐसे करके, यानी एन जेड का प्रॉपर सबसेट है, बराबर नहीं है उसके, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखे हैं ना, मान लो ए बी का सबसेट है, मतलब ये देखो सबसेट है, बराबर हो भी सकता है नहीं हो सकता वाली गुंजाइश है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसे काट रहे हो बकायदा, या डज नॉट इक्वल टू कर रहे हो, मतलब इक्वल नहीं, साफ साफ डिक्लेयर कर दिया आपने कि वो बराबर नहीं है, वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये है सर कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि यहाँ पे कौन किसका सबसेट है, बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, इसलिए बी ए का सबसेट है। ए क्या है बी का, तो ए को बी का कहोगे सुपर सेट। तो आप समझ गए होंगे कि अगर बी ए का सबसेट है तो हम कहेंगे ए बी का सुपर सेट है, अर्थात अधिसमुच्चय, ठीक है। कौन सा समुच्चय, अधिसमुच्चय। तो सुपर सेट मतलब बड़ा वाले को सुपर सेट बोलेंगे, छोटे वाले को सबसेट बोलेंगे, सरल शब्दों में समझ सकते हो ऐसे। उचित समुच्चय भी हमने समझ लिया। उचित उपसमुच्चय मतलब प्रॉपर सबसेट। मैंने आपको बताया प्रॉपर सबसेट मतलब कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे में हो, लेकिन दूसरे वाले समुच्चय में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो जो पहले समुच्चय में न हो, यानी कम से कम एक एक्स्ट्रा तो होना चाहिए। जैसे उसमें 5 लाख एलिमेंट है, तो दूसरे वाले में 5 लाख एक एलिमेंट भी अगर हो जाए तो भी हम बोलेंगे कि वो भैया कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो जाओ, उससे ज्यादा वाला रखता है। लेकिन हाँ, जो उसके 5 लाख एलिमेंट्स है ना, वो उस दूसरे वाले में जिसमें 5 लाख एक एलिमेंट है, 5, तो 5 लाख एलिमेंट्स पूरा उसमें होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक है, इसमें 5 लाख एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं, मान लो 5 लाख एक एलिमेंट्स है ना, 5 लाख एक का इसे करा ये, तो 5 लाख एक एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 लाख एलिमेंट्स। देखो ऐसे में नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना तो ये एकल समुच्चय बन गया। ये तो मैं अपने आपको सरल शब्दों में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैं एक, चलो एक बढ़िया वाला मस्त वाली बात आपको बताता हूँ। मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ इसमें 5 लाख एक एलिमेंट है। तो मेरे बोलने से आप ये समझ रहे हो कि 5 लाख एक एलिमेंट अवयवों की संख्या बता रहे हैं सर, लिखे ऐसा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा पता चलता है कि ये सेट है, लिखा है 5 लाख एक, मतलब ये यूनिट सेट है जिसका एक मेंबर है 5 लाख एक। ऐसा लिखने से हमको वही समझना है, लिखा है ना जिस तरीके से, उसका मतलब क्या है कि यूनिट सेट है जिसका एक सिंगल एलिमेंट कौन है, 5 लाख एक, ठीक है। तो जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो बी एक ऐसा सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 लाख एक, और यहाँ 5 लाख एलिमेंट्स हैं। वो 5 लाख वही हैं जो इसमें भी हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, तुलनीय समुच्चय। तुलनीय समुच्चय, अगर आपके पास दो समुच्चय हैं और दोनों को देख करके अगर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो, दोनों बातों में से एक बात अगर आपको दिख रही है, कोई भी एक बात, तो आप कह देना कि हाँ दोनों क्या है, तुलनीय समुच्चय। तुलना उसमें की जा सकती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है बता सकते हैं। जैसे ए में है मान लो 135, बी मान लो 246, किसी तरीके से आप तुलना कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हो कि क्या बोल सकते हो कि ए बी का सबसेट नहीं बोल सकते। ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो ए को बी का सबसेट क्यों बोलोगे, बी को ए का सबसेट नहीं बोल सकते, बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो बी को ए का सबसेट क्यों बोलोगे। तो दोनों ही बातें यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये तुलनीय नहीं है। अगर बोलोगे सर इसमें चलो 2 एलिमेंट कॉमन कर दो, सर 2 4 5 कर दो, अब बोल सकते हो कि दोनों को तुलनीय, अब भी नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हो क्या ए बी का सबसेट है, बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते।
ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में होते ना तब बोलते ए बी का सबसेट है, या बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में होते तब बोलते बी ए का सबसेट है, लेकिन यहाँ दोनों बातें नहीं हो सकती। तो ये तुलनीय अभी जैसे दिख रहे हैं तुलनीय नहीं है। हाँ अब बोलो तुलनीय है कि नहीं है तुलनीय है अब, क्योंकि किसी एक के सारे एलिमेंट्स हमको दूसरे में दिख रहे हैं, इसलिए वो पहले वाले का सबसेट हो गया, कम वाला ज्यादा वाले का सबसेट हो गया, और ऐसी स्थिति में ये अब तुलनीय कहलाएंगे। ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय किसको बोलेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा सेट जो दिए गए समस्त सेट्स अन्य जो समुच्चय हैं उनका सुपर सेट हो। ठीक है। जैसे मैं ए लिख रहा हूँ, मान लो 1 2 5 3 कुछ भी लिख रहा हूँ 1 2 5, बी लिख रहा हूँ मैं 2 4 7 8, सी लिख रहा हूँ मैं 3 6 9 0, कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि U जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो U जो है वो इन सब के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि U जो है इन सबों का सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब आप समझ गए होंगे, ये इसके भी एलिमेंट्स को रखता है, 1 2 5 यहाँ मिल जाएंगे, 2 4 7 8 आपको वो भी यहाँ मिल जाएंगे, 3 6 7 9 वो भी आपको मिल जाएंगे। मतलब U इन तीनों का सुपर सेट है, तीनों से बड़ा वाला है, ये तीनों को अपने भीतर समाहित रखता है, तो U यहाँ कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। इन यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे? जो अन्य बाकी वहां पे मौजूद अन्य बाकी समुच्चयों का सुपर सेट हो, इन सबों को रखता हो, सबको सम्मिलित करता हो। ये नदियां हैं तो ये सागर समझ लो। ठीक है। तो सागर में जैसे सभी नदियां समाहित होती हैं, वैसे यूनिवर्सल सेट में आपको सभी जो अन्य जो सभी सेट है उनके सदस्य आपको दिख जाएंगे, और वही कहलाता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब आता है आपके पास घात समुच्चय। तो देखते हैं कि ये घात समुच्चय क्या है। देखो, पावर सेट किसको बोलते हैं? किसी समुच्चय के समस्त उपसमुच्चयों का, समस्त संभावित उपसमुच्चयों का संग्रह कहलाता है घात समुच्चय, पावर सेट। जैसे मैं मान लो ए बी कोई सेट है, ए जो दो एलिमेंट्स रखता है ए बी, ठीक है, दो एलिमेंट्स रखता है ए बी, और ए एक सेट है, तो ए का मुझे अगर पावर सेट बनाना हो तो उसको इस तरीके से लिखते हैं पी ए करके पावर सेट। सबसे पहले तो फाई आएगा। हमेशा एक बात याद रखना, एक इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर आप इसको लिख लो, नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरा सेट है तो उसमें कम से अगर कोई दूसरा सेट है और अगर वो नल सेट नहीं है यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, और इस वास्ते वो फाई से तो बड़ा ही होगा क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं होता, इसलिए फाई को आप किसी भी सेट का सबसेट बोल सकते हो। ठीक है, इतना ध्यान रखियो। तो पावर सेट ऑफ ए कैसे बनेगा? तो इसके समस्त सबसेट्स, तो फाई तो सबसेट्स होता ही नहीं हो, मतलब होता ही नहीं, फाई तो सबसेट्स होता ही है, फाई तो किसी भी सेट का सबसेट होता ही है, तो फाई तो वहां शामिल होगा ही होगा। प्लस और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? ए है तो सिंगलटन सेट ए बन सकता है। सिंगलटन सेट ए के रूप में अगर मैं एक सेट बनाऊं तो आप इसको सबसेट नहीं बोलोगे क्या इसका? देखो तो सबसेट मतलब हाँ इसके एलिमेंट्स इसमें हैं, ए इसमें नहीं है क्या? है ना, तो ये सिंगलटन सेट ए इस सेट का क्या हुआ? सबसेट हुआ। सिंगलटन सेट बी भी एक ले सकता हूँ, ये भी एक सबसेट के तौर पे, और पूरा का पूरा वो खुद को भी ले सकता हूँ मैं। हमेशा याद रखना, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो आप बोलोगे क्यों? सबसेट की परिभाषा क्या है? अगर किसी सेट के समस्त अवयव किसी दूसरे सेट में आपको दिखाई दे रहे हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। ए के समस्त अवयव ए में नहीं होंगे, उसी में होंगे ना, तो ए को ए का सबसेट कहते हैं। तो कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय अवश्य होता है। ठीक है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए ऐसा क्यों? मैं क्या बोला? कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है लेकिन कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्यों? ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि पावर सेट में फाई भी आएगा। अच्छा, दो लोग पाएंगे, फाई आएगा और खुद वो सेट पूरा का पूरा वो भी आएगा, फिर बीच में उसके जितने पॉसिबल टुकड़े करके आप सबसेट्स बना सकते हैं वो आएंगे।
अगर मैं 3 एलिमेंट्स का पावर सेट बनाना चाहूं तो क्या आएगा? मान लो ए में 3 एलिमेंट होते, ए बी सी, तो क्या होता बताओ तो भला? फाइव आता, सिंगलटन सेट ए आता, सिंगलटन सेट बी आता, फिर दो दो को लेके बनाते ए बी, फिर बी सी करके सबसेट्स बनता, फिर ए सी करके सबसेट्स बनता, फिर पूरा का पूरा बन जाता। अच्छा सी छूट गया, देखो सिंगलटन ए सिंगलटन बी आ गया, सिंगलटन सी छूट गया था ना। फाइव आएगा, ए बी सी आएगा, फिर ए बी बी सी ए सी आएगा, फिर पूरा आएगा। कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे, 8। ठीक है, अगर मैं इसके नंबर्स को गिनूं 8 आएगा। तो इसका मैं आपको बढ़िया वाला ट्रिक बता रहा हूँ। ए में अगर 3 अवयव हैं तो यहाँ कितने आ रहे हैं? 8, मतलब 2 की घात 3। देखो जितने एलिमेंट्स हैं ना उतने 2 की उतनी घात लगा दो, वो आपको बताएगा कि उसके पावर सेट में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें ए के कितने मेंबर, ए में कितने मेंबर्स हैं? 2। पावर सेट में कितने मेंबर्स हुए? 1 2 3 4, वो कोई और नहीं 2 की घात 2 है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर किसी सेट में है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लो है आपके पास m, एक बात की बात, यानी किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या m है तो उसके पावर सेट में अवयवों की समुच्चय हो अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 की घात m। ठीक है, किसी सेट में अगर अवयवों की संख्या है m तो उसके पावर सेट में अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 की घात m। ठीक है, तो ये हुआ पावर सेट का कंसेप्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई फाई है, कोई सेट फाई है, नल सेट, तो उसका पावर सेट भी फाई ही होगा, क्योंकि फाई के सभी संभावित उपसमुच्चय फाई ही होंगे, है ना भाई? तो ये आएगा। और ये फाई नहीं है, इस बात को ध्यान रखें आप, इन दोनों में फर्क है। ये सिर्फ ये लिखा है मतलब नल सेट, लेकिन अगर आप ब्रैकेट के अंदर फाई लगा रहे हैं, अब वो नल सेट नहीं है, अब वो सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि ये सेट तो इस तरीके से लिखा गया, अब उसके अंदर एक मेंबर है, जो कि मेंबर कौन है? खुद फाई है, और फाई मतलब एक मेंबर है, तो ये यूनिट सेट बन गया। तो इन दोनों में फर्क है, फाई और सिंगलटन सेट। ये फाई मतलब नल सेट, और ये फाई अगर ऐसे लिखा है मतलब अब वो सेट है, एक सेट बन गया है जिसका एक मेंबर है, और वो मेंबर कौन है? फाई है। तो दोनों का मतलब अलग अलग है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, वो दोनों अलग अलग चीज है। और मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ, कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये सूत्र आप हमेशा याद रखना, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर m हो तो उसके पावर सेट में जो अवयवों की संख्या होगी वो 2 की घात m होगी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग दो एलिमेंट्स का सेट लेकर के पावर सेट निकाले थे, तो 4 सबसेट्स बने थे। क्यों? m की जगह 2 रख के देख लो, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 अवयव ए बी सी लेकर के हम लोग अगर उनके सबसेट्स को लेके थे, पावर सेट को लेके थे, तो कितने मेंबर बने थे? 8। क्यों 8? 1 2 3, 3 यहाँ रख दो, 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा। ऐसा करके आपको समझना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर मान लो ए में 3 अवयव है, 1 3 5, तो आपको बताना है पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने मेंबर्स आएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और बताइए। क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है आपका। आज देख लो कितने कितने होमवर्क आपको मिल रहे हैं, और वो आपको बताना है। ठीक है, तो आज पहला वीडियो था, तो आज इतना ही। फिर धीरे धीरे हम कैपेसिटी पे बढ़ाते जाएंगे, और आज हमने शायद 53 या 54 मिनट तक की वीडियो आज हमने बनाया है। धीरे धीरे ये टाइमिंग बढ़ेगा, हम 2 घंटे तक की भी क्लासेस लेंगे। आप चिंता ना करें, हमें जितनी कैपेसिटी होगी हम बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, अगर समझ में आया, तो ज़रूर कमेंट करें। आपका जितना अधिक सपोर्ट रहेगा, हम इतने बड़े सिलेबस को पूरा करने में उतना ही उत्साह के साथ हम कार्य कर पाएंगे। और इसलिए कमेंट रुकने नहीं चाहिए, लाइक्स रुकने नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। अगर शेयर करने में आप कंजूसी दिखाएंगे
तो वीडियो अगर ठीक से लोगों तक पहुंचेंगे नहीं तो हो सकता है हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाए, हो सकता है वीडियो बनाने की हमारी जो ट्यूनिंग गड़बड़ा जाए, तो ऐसे में फिर हम इसको पूरा ना कर पाएँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो बनते रहें, पूरा सिलेबस कवर होता रहे, क्योंकि देखो यूट्यूब में वीडियोस डल रहे हैं जनमानस के कल्याण के लिए, तो आपको भी सबके भले को सोचते हुए जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। व्हाट्सअप स्टेटस पे डालिए और लिख लिख के डालिए कि इस मतलब अपने हिसाब से आप मैटर्स लिख के डालिए कि डेली क्लासेस हैं, ज़रूर ज्वाइन करें, जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। उससे हम ऑटोमेटिक हमारे में एक बंधन आ जाएगा कि हाँ भाई लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की हमसे उम्मीदें जुड़ी हैं, तो हमें बनाना चाहिए वीडियोस। तो हम और ज़्यादा मेहनत करके फिर सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएंगे। तो आज के पहले वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में हम समुच्चय पर ही और टॉपिक्स उनको पढ़ेंगे। और आज तक के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।